आज के सेशन में हम देखने वाले हैं AFLP के बारे में, दैट इज एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द AFLP। अगर हम AFLP नाम को सबसे पहले समझने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले क्या है एम्प्लीफाइड। एम्प्लीफाइड मतलब किसी चीज को एम्प्लीफाई करना, और बनाना। किसको? फ्रेगमेंट्स को। हम क्या कर रहे हैं? फ्रेगमेंट्स को और बना रहे हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, देखो फ्रेगमेंट से क्या मतलब है, समझिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, बहुत सारा डीएनए है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करवा रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से मेरे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को मैं क्या करवा रही हूँ, एम्प्लीफाई करवा रही हूँ, यानी कि इनकी मैं बहुत सारी कॉपीज बना रही हूँ। तो क्या हो गया, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, अगर मैं एक पॉपुलेशन में देखूं तो मुझे यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का मिल रहा है। एक पर्सन में डिफरेंट लेंथ का है, दूसरे पर्सन में डिफरेंट लेंथ का है। अब ये डिफरेंट लेंथ का किस वजह से हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है जिसका नाम है VNTR। रीजन एक होता है VNTR, जिसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। कहने का क्या मतलब है, समझो मैंने यहाँ पे दो पर्सन लिए, एक है यहाँ पे राम और एक है यहाँ पे श्याम। अगर हम देखें इस कंडीशन में, राम के कंडीशन में ये जो VNTR है ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं। वही शाम की कंडीशन में ये जो VNTR है 1 2 3 4 5 6 टाइम समझिए रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा और यहाँ पर भी आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। तो इसकी वजह से अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, इसका जो फ्रेगमेंट है वो छोटा है और इसका फ्रेगमेंट जो है वो बड़ा आया। तो यहाँ पर VNTR की वजह से क्या हो गया, जो लेंथ का साइज है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग पर्सन में, क्योंकि VNTR जो है अलग अलग पर्सन में अलग अलग बार रिपीट होता है। किसी में 5 बार होता है, किसी में 6 बार, किसी में 7 बार, किसी में 8 बार। इसके अलावा लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का रीजन हो सकता है डिलीशन, या फिर इसके अलावा हो सकता है इंसर्शन। तो बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट लेंथ के आने के। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पे बेसिक मतलब समझ में आ गया, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कर रही हूँ मैंने यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया है, उसको सबसे पहले मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रही हूँ। एंजाइम से कट करने के बाद मैं यहाँ पर उसमें PCR चला रही हूँ। PCR की वजह से ये जो फ्रेगमेंट है इसकी बहुत सारी मुझे कॉपीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको PCR बेस्ड टूल भी कह सकती हूँ, ऐसी टूल जिसमें मैं PCR को यूज कर रही हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखिए AFLP का प्रोसेस किया कैसे जाता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसमें मैंने यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पुट किए। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं MSE1 है, जो कि यहाँ पर कैसा होता है, जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट कटर होता है। फ्रीक्वेंट कटर का मतलब क्या है कि ये डीएनए पे बहुत सारी जल्दी साइट्स पे कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो 4 बेस पेयर की बनी होती है। 4 बेस पेयर के सीक्वेंस को वो कट करता है। वही EcoR1 जो है वो यहाँ पर रेयर कटर होता है। रेयर कटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको पहचानने के लिए चाहिए 6 बेस पेयर। ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता और कट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे जैसे बेस पेयर्स बढ़ाती जा रही हूँ, समझो यहाँ पर एक एंजाइम 6 को पहचान रहा है, 6 बेस पेयर को पहचान रहा है, एक एंजाइम 8 बेस पेयर को पहचान रहा है, एक एंजाइम 10 बेस पेयर को पहचान रहा है। तो आप जैसे जैसे बेस पेयर का बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर वो और ज्यादा रेयर कटर बनता जाएगा। इसका रीजन क्या है कि ऐसा 4 बेस पेयर का सीक्वेंस डीएनए में आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू ऐसा 6 बेस पेयर के सीक्वेंस में। ऐसे आप और बड़ा बेस पेयर ले लोगे तो उसका डीएनए पे आने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो जितने कम बेस पेयर को पहचानेगा उतना जल्दी कट करेगा, क्योंकि वो रिपीट बहुत ज्यादा बार हो रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया MSE1 और एक यहाँ पे मैंने लिया EcoR1। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्पेसिफिक साइट पे आके कट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे क्या मिल चुके हैं, मुझे यहाँ पे स्टिकी एंड्स मिल चुके हैं। ऐसे एंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। इन स्टिकी एंड्स पे अब मैं यहाँ पर अडेप्टर लाऊंगी। अडेप्टर ऐसे होंगे जिनका सीक्वेंस मुझे पता होगा, ये मेरे नॉन सीक्वेंस वाले यहाँ पे होंगे। तो इनका सीक्वेंस भी मुझे पता है, इनका सीक्वेंस भी मुझे पता है। ये अब यहाँ पे जाके क्या हो सकते हैं, ये अब यहाँ पे जाके अटैच हो सकते हैं, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख भी सकते हो। और इस ये रेड वाले पोर्शन का मुझे पूरा का पूरा पता है सीक्वेंस क्या है, क्योंकि ये तो मैंने खुद ने ऐड किया है। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार है, जो कि एक फ्रेगमेंट, इतना फ्रेगमेंट मेरे पास तैयार है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे प्राइमर ऐड करेंगे।
प्राइमर क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे पीसीआर रन करवाना, और पीसीआर रन करवाने के लिए प्राइमर चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया प्राइमर। प्राइमर में मैं प्री एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस कर रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमर किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? ये प्राइमर अडेप्टर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि मुझे अडेप्टर सीक्वेंस पता है क्या है, तो मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर ले सकती हूँ। ये जो प्राइमर है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इससे आके अटैच होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है। प्राइमर इतना तो है ही, अडेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का रीजन क्या है? यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये दोनों एंजाइम्स बहुत सारे डीएनए को कट करेंगे, मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे। अब मुझे इन फ्रेगमेंट्स को नैरो डाउन करना है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रेगमेंट से जाके बाइंड करेगा जिसके यहाँ पर जी होगा। सिमिलरली ये वाला जो सी है वो भी वहां पे ही जाके बाइंड करेगा जिसके यहाँ पे जी होगा। यानी कि मैं यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स है उनको नैरो डाउन कर रही हूँ। इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से मैंने नैरो कर लिया कुछ फ्रेगमेंट्स को। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या चलाया? पहले प्री एम्प्लीफिकेशन फेज चलाया। अब मैं फिर से यहाँ पर प्राइमर ऐड करूंगी, लेकिन इस बार जब मैंने प्राइमर ऐड किया तो मैंने इस बार आप देख सकते हो 3 न्यूक्लियोटाइड और ऐड किया। यानी कि मैंने यहाँ पर 3 और रैंडम न्यूक्लियोटाइड ऐड किए। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अब ये भी स्पेसिफिक फ्रेगमेंट पे ही जाके अटैच हो जाएंगे। तो हमने और नैरो कर दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, यहाँ पे जी होना चाहिए, तभी इससे जाके अटैच होगा। तो मैंने इस कंडीशन पे यहाँ पर और नैरो कर दिया फ्रेगमेंट्स को। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास ये जो प्राइमर था इसको मैंने लेबल कर दिया। इसको मैं यहाँ पर रेडियो लेबल कर रही हूँ ताकि आगे जाके जब मैं प्रोसेस करूँ तो मैं इन फ्रेगमेंट्स को देख सकूं। तो इसलिए मैंने इसको रेडियो लेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या चलने दूंगी? अब मैं इन फ्रेगमेंट्स का, जितने भी फ्रेगमेंट्स है उनका मैं पीसीआर रन होने दूंगी। पीसीआर रन होने के बाद मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो लेंथ के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे समझो मैंने रन कर दिया तो यहाँ पे ये अपनी लेंथ के हिसाब से इस तरीके से समझिए सेपरेट हो गए। मैंने 2 पर्सन के लिए थे तो दोनों पर्सन के सेपरेट हो गए। उसके बाद मैं ऑटो रेडियोग्राफी कर दूंगी, जिसकी वजह से मुझे ये जो रेडियो लेबल है दिख जाएगा, और ये रेडियो लेबल की वजह से मुझे बैंड दिख जाएगा कि भाई कहाँ पे वो बैंड मिल रहा है, और उस वजह से मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ। समझो मैंने यहाँ पे 2 पर्सन के लिए थे, P1 और P2 के, तो मैं अब इन दोनों के बैंड्स को कंपेयर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसका जो फ्रेगमेंट है, समझिए ये फ्रेगमेंट थोड़ा लंबा आ रहा है, इसका फ्रेगमेंट थोड़ा छोटा आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि VNTR ज्यादा हो, इसकी वजह से इसका लेंथ बड़ा है। यहाँ पर हो सकता है VNTR कम हो, इसकी वजह से इसका जो फ्रेगमेंट लेंथ है वो थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? आगे की जो भी मुझे एनालिसिस करनी है वो एनालिसिस मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। इसके अलावा एक बात आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो प्राइमर है वो मैंने अडेप्टर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री लगाए हैं। तो मुझे यहाँ पर इस डीएनए की प्रीवियस नॉलेज कुछ भी नहीं होगी तो भी चलेगा। तो AFLP का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि मुझे कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए इस डीएनए की। मेरे को पता है यहाँ पर ये वाली जो इको R1 साइट पे जाके इसने कट किया, यानी कि इको R1 सीक्वेंस में इसके पास प्रेजेंट है, मैं वैसा प्राइमर यहाँ पे बना सकती हूँ। तो मुझे प्रीवियस नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एडवांटेज होता है। इसके अलावा ये क्या होता है? ये हाईली सेंसिटिव प्रोसेस है, और उसी के साथ साथ ये हमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी देता है, यानी कि ऐसा ही रिजल्ट हमें और भी मिल सकता है, बार बार मुझे ऐसा सेम रिजल्ट बिल्कुल मिल सकता है। इसके अलावा ये वाला जो प्रोसेस होता है ये रिलायबल भी है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इस प्रोसेस में, AFLP के प्रोसेस में मुझे हाई अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए, तो वो एक इसका यहाँ पर क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो। अगर हम बात करें इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की जेनेटिक वेरिएशन को देखने के लिए हम कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल टेस्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्रॉप की वेराइटीज को देखने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से, यहाँ पर मेरे पास एक बेबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेबी का, इन दोनों में से बेबी का कौन पिता है। यहाँ पे बेबी है, बेबी का समझो मेरे को यहाँ पर एक बैंड मिल रहा है। अब यहाँ पर P2 में मुझे इस तरफ बैंड मिल रहा है, P1 में मुझे इस तरफ बैंड मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे हाँ बोल सकती हूँ कि भाई P1 जो है बेबी का कौन हो सकता है? पिता हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू so much for watching this video. If you like this video, do share it with your friends. Thank you so much guys. Bye bye.